हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें कि परमाणु के बारे में आपने लास्ट सेशन में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की गई। ठीक है ना। आज के सेशन में परमाणु से रिलेटेड कुछ और टर्म्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो परमाणु जो है उसको स्फेरिकल शेप का माना गया, यानी गोलाकार उसका आकार है, ऐसा माना गया। एक गोले के समान है और गोले में कुछ ना कुछ उसकी त्रिज्या होगी, कुछ ना कुछ उसका व्यास होगा। क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है तो त्रिज्या को मापने के लिए आप मीटर या सेंटीमीटर का प्रयोग तो करेंगे नहीं, है ना। अगर सपोज आपका बहुत बड़ा एक स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए आप मीटर का यूज करेंगे जनरली, या आपकी जैसे फुटबॉल होती है उसकी अगर त्रिज्या निकालनी हो तो आप सेंटीमीटर का यूज करेंगे, है ना। लेकिन जो इतना छोटा है जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से भी नहीं देख पा रहे हैं, जो इतना छोटा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तो हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में आपका जो त्रिज्या है उसका मापन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या बोला गया, देखो इससे पहले स्लाइड में आपने देखा कि परमाणु जो है वो एक गोले के समान है। इस प्रकार गोला है। गोला कैसा होता है, जैसे बॉल होती है आपकी, है ना, वो गोलाकार है। और जैसे आपका बैंगल होता है, चूड़ी वगैरह, तो वो वृत्त है। तो वृत्त और गोले में आपको डिफरेंस पता ही होगा। ठीक है, तो ये गोला है और उस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, है ना। त्रिज्या क्या है, आपको पता है कि कोई भी गोला है या वृत्त है उसके यहां से लेकर यहां तक की एक ऐसी लाइन खींचेंगे वृत्त गोले के, जो दोनों एंड को मिलाए, लेकिन किससे होकर जाए, सेंटर से होकर के जाए। ठीक है ना, तो वो उसकी क्या हो जाती है, वो उसकी उसका डायमीटर हो जाता है, यानी व्यास। और उस डायमीटर का जो हाफ होता है ये क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, रेडियाई, रेडियस या फिर त्रिज्या जिसे आप कहते हैं। तो इसको किस में मापेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो परमाणु त्रिज्या जो है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है, क्योंकि बहुत बहुत छोटी आपकी डिस्टेंस है, या आप बोलेंगे लेंथ बहुत कम है उसका, जो आप मापन करेंगे वो माप बहुत कम आएगा, तो बहुत कम के लिए हम बहुत कम यूनिट का यूज करेंगे, तो वो क्या होगी आपकी नैनोमीटर में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो 10⁻⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। दूसरा, परमाणु का द्रव्यमान, अब क्योंकि इतना छोटा है परमाणु तो द्रव्यमान भी उसका बहुत कम आएगा। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, क्या समझे। देखो, कोई भी तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा कि तत्व, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो इसका अर्थ है हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। क्लियर। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। वर्ष 1961 में आईयूपीएसी आपका एक पूरा क्या है, कमिटी है, संघ आप बोले, जिसमें कि क्या किया जाता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नई चीज की खोज होती है, कोई भी नई थ्योरी आती है, कोई नया लॉ आता है, तो यही जाता है और यही लोग उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है ना। तो आईयूपीएसी ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यू को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना। तो यानी अगर आप किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान लिख रहे हैं, जैसे आपने बोला त्रिज्या को हम नैनोमीटर में लिख रहे हैं, उसी प्रकार से अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसको यू में लिखेंगे। ठीक है ना, यूनिफाइड मास भी आप उसको कहते हैं। और इससे पहले एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है ना। चलिए, परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी क्या करेंगे, कार्बन का जो कार्बन 12 वाला समस्थानिक होता है, ठीक है ना, उस समस्थानिक को लेंगे और
उसके 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर क्या होगा, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान होगा। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है, तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। समझ रहे हैं? यानी अगर मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात करूं तो वो अकेला नहीं होगा, वो किसी न किसी के साथ जुड़कर मिलेगा, आपका संयोग करेगा, क्योंकि उनकी जो प्रकृति होती है परमाणुओं की, ज्यादातर तत्वों की, वो कैसी होती है, अभिक्रियाशील होती है, यानी कि वो अभिक्रिया करते हैं, दूसरों से रिएक्ट करते हैं और फिर क्या बनाता है, फिर अणु बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन आपको H की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, किसकी फॉर्म में दिख रहा है, H2 की फॉर्म में दिख रहा है, तो यानी दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो मुक्त अवस्था में नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, अणु के रूप में आपको देखने को मिल रहा है या फिर यौगिक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? अणु आपका एक ही तत्व के हो सकता है या फिर यौगिक का भी हो सकता है। जैसे आपने बोला हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में, वही हाइड्रोजन आपके जल के साथ भी मिलेगा, जो कि किस रूप में रहेगा, H2O के रूप में रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन है तो O2 के रूप में रहेगा आपका। समझ रहे? तो इस प्रकार से जो परमाणु है आपका, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु। जो आखिरी आपका वर्ग आता है तत्वों का, वो कैसा है, वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय किस वजह से है, क्योंकि उसके बाहर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं, तो उसको किसी से अभिक्रिया करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो वो निष्क्रिय गैसों का आपका ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें कि आपके क्या आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सारे आपके तत्व आते हैं। ये सारी गैसें कैसी हैं, निष्क्रिय गैसें आपकी है, जनरली ये अभिक्रियाशील नहीं होती है। अब तत्वों के जो परमाणु आपने पढ़े, उनके लिए अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया गया। पहले इस प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग किया गया, जैसे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल, उसके अंदर एक डॉट, कार्बन के लिए सर्कल और उसको शेड कर दिया गया, ऑक्सीजन के लिए खाली सर्कल का यूज किया गया, फॉस्फोरस के लिए सल्फर, एंड देन उसमें आपके 3 इस तरह से लाइंस बनाई गई, एंड देन यहाँ पर सल्फर के, फॉस्फोरस के लिए ये था, सल्फर के लिए आपका सर्कल के अंदर प्लस का साइन था, आयन के लिए सर्कल के अंदर आई हो गया, कॉपर सर्कल में C, लेड के लिए सर्कल में L, सिल्वर के लिए सर्कल में S, एंड गोल्ड के लिए इस प्रकार से यूज किया गया, वहीं प्लेटिनम और मर्करी के लिए इस प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो इन सिंबलों को याद करना थोड़ा कठिन था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, और फिर कुछ ही तत्वों के लिए ये सिंबल आपके बनाए गए थे। ठीक है ना, क्योंकि देखो इतने सारे तत्व हैं, उन तत्वों को बार बार उनके नाम लिखना, उससे अच्छा है कि कुछ संकेतों का, कुछ चिन्हों का प्रयोग करें उनको व्यक्त करने के लिए। ठीक है ना, तो ये आपके अलग अलग तत्वों के परमाणु के लिए सिंबलों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आपकी एक और नई जो सिंबल्स, एक और नए सिंबल जो बनाए गए थे, जिसमें कि उनके नाम के कुछ लेटर्स लिए गए थे। ठीक है ना, जिसको हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al यूज किया गया। ठीक है ना, और इसी रूप में आप उनको लिखेंगे, एल्यूमिनियम के लिए कैपिटल A स्मॉल l, आर्गन के लिए कैपिटल A स्मॉल r, बेरियम कैपिटल B स्मॉल a, बोरोन कैपिटल B, ब्रोमीन कैपिटल B स्मॉल r, कैल्शियम कैपिटल C स्मॉल a, कार्बन कैपिटल C, क्लोरीन कैपिटल C स्मॉल l, कोबाल्ट कैपिटल C स्मॉल o, ओके, कॉपर कैपिटल C स्मॉल u, फ्लोरीन कैपिटल F, गोल्ड कैपिटल A स्मॉल u। ठीक है ना, हाइड्रोजन कैपिटल H, आयोडीन कैपिटल I, आयन कैपिटल F स्मॉल e, लेड कैपिटल B स्मॉल कैपिटल P स्मॉल b, मैग्नीशियम कैपिटल M स्मॉल g, नियॉन कैपिटल N स्मॉल e, ओके, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, पोटेशियम कैपिटल K, सिलिकॉन कैपिटल S स्मॉल i, सिल्वर कैपिटल A स्मॉल g, सोडियम कैपिटल N स्मॉल a, सल्फर कैपिटल S, यूरेनियम कैपिटल U, जिंक कैपिटल Z और स्मॉल n। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इन सिंबल्स को याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं से हम केमिकल फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। ओके, नोट करिए इन्हें जल्दी से। यहाँ पर आपको कुछ कुछ तत्व दिख रहे होंगे जिनके जो नाम है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की जगह AU आ गया, जबकि आपने जनरली ज्यादातर अधिकांश जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं उनके तत्वों के जो नाम है यहाँ पर,
उसी से सिंबल को डिराइव किया गया। अब ये सिंबल कहाँ से आया? ये एक्चुअल में आया गोल्ड को लैटिन वर्ड जो यूज किया जाता है उससे, ठीक है ना। तो गोल्ड के लिए लैटिन में ऑरम आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे AU निकाल लिया गया है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह जैसे आपका लेड हो गया, आयरन हो गया, यहाँ पर पोटेशियम है, सिल्वर है और सोडियम है आपका, ठीक है ना। इन सभी के लिए क्या किया गया है? उनके जो आपके लैटिन नाम है उनसे उनका सिंबल को डिराइव किया गया है, ठीक है ना। चलिए, आयरन के लिए आपका फेरम आता है, ठीक है। तो वहां से Fe निकाल लिया गया है। लेड के लिए आता है आपका प्लम्बम, जिससे कि P और B को आपका डिराइव किया गया है। कॉपर आपका है क्यूप्रम, इससे Cu निकाला गया है, ठीक है। पोटेशियम आपका कैलियम है, जिससे K लिया गया है। सिल्वर है अर्जेंटम, जिससे Ag लिया गया है। और सोडियम आपका आता है नेट्रियम, ठीक है। तो देखो लैटिन में जो उनको नाम है उनका, वो तो मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि ये कहाँ से आए हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। बाकी जो उनके नाम थे इंग्लिश में, वहीं से उनका क्या निकाला गया है? आपका सिंबल प्राप्त किया गया है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हुआ क्या? आपका जितने भी तत्व थे, ठीक है ना, इन तत्वों की हम बात कर रहे हैं, जितने भी ये तत्व थे, जहां से, जिस सोर्स से ये प्राप्त किए जा रहे थे, जहां से ये मिल रहे थे, उसी के नाम पर इनका नाम रखा जा रहा था। ये जनरली पहले भी होता है, अभी भी ऐसा कुछ होता है कि जो तत्व जहां से मिल रहे हैं, जो भी चीज जिस जहां से मिल रही है, जो ओरिजिन है उसका या सोर्स है, उसी के नाम पर उसको नाम दे दिया जाता है। तो यही एलिमेंट्स के साथ भी हो रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे उनके नाम चेंज हुए, है ना। और फिर क्या हुआ? वहीं से हमने सिंबल्स को डिराइव किया, जहां पर हमने बोला कुछ आपके इंग्लिश के जो उनके नाम थे, उन इंग्लिश के नामों से उनके एक या दो लेटर ले लिए गए थे, जिससे उनके लिए सिंबल तैयार किया गया, ठीक है ना। फिर कुछ तत्व ऐसे आए जिनके लिए लैटिन जो उनका नाम था वहां से लिया गया, ठीक है। इंग्लिश तो था ही, पहले तो इंग्लिश था, फिर लैटिन था आपका, ग्रीक था और साथ में जर्मन, ठीक है। तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा लैटिन है, कौन सा ग्रीक है, कौन सा जर्मन है। बस आपको तत्व का इंग्लिश नेम याद होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो सिंबल है, जरूरी नहीं है वो सिंबल इंग्लिश का ही है, वो जर्मन का हो सकता है, ग्रीक हो सकता है, लैटिन हो सकता है, किसी भी नाम से लिया गया हो सकता है, लेकिन आपको सिंबल याद होना चाहिए। जैसे सोडियम, आपको याद है, सोडियम के लिए सिंबल याद होना चाहिए कि Na, ठीक है ना। नेट्रियम उसका नाम है, नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में, उसकी इतनी नीड नहीं है, क्लियर है। तो ये सारे सिंबल्स को आपने याद करना है। देखो ज्यादातर सिंबल तो आपके क्लियर हैं, जो बहुत इजी होंगे पढ़ने के लिए। जैसे एल्यूमिनियम है तो Al हो जाएगा, आर्गन है तो Ar हो जाएगा, बेरियम है तो A हो गया, बोरोन है तो B हो गया, कार्बन है तो C हो गया, कोबाल्ट है तो CO हो गया। लेकिन कुछ कुछ ध्यान देने के लिए आपका जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे से उनको याद करना है। जैसे गोल्ड के लिए AU आएगा, सिल्वर के लिए Ag आएगा, है ना। आयरन के लिए Fe आता है, लेड के लिए Pb आता है, पोटेशियम के लिए K आता है, सिल्वर के लिए Ag आता है और सोडियम के लिए Na आता है। ये सब आपको याद करना है। टिन के लिए जैसे आपका Sn आता है, टंगस्टन के लिए W आता है ना, एंटीमोनी के लिए आपका Hb आता है। इस तरह से आपको ये याद करना है, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। मॉलिक्यूल आपका क्या है? जब आपने बात की परमाणु की, तो परमाणु परमाणु आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं, समझ रहे हो। क्या थे हमारे पास? देखो सिंपल से वही हम जल लेके चलते हैं फिर से। हाइड्रोजन के परमाणु थे आपके पास दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु था। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिले, उन्होंने एक दूसरे की संयोजकता को पूर्ण करने का प्रयास किया और उससे H2O बना। तो H2O एक यौगिक है,
लेकिन उस यौगिक की जो सूक्ष्मतम आप बोलेंगे सिंपलेस्ट यूनिट होगी, आप सबसे सरलतम इकाई होगी, वो क्या होगी? वो अणु होगी। ठीक है ना? देखो, यानी जैसे मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया, सपोज जल, तो वो H2O है आपका, लेकिन वो किससे मिलकर के बना हुआ है? वो H2O के ही अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसमें बहुत सारे अणु होंगे, ये किसके हैं? आपके जल के। ठीक है? तो एक अणु में आपके कई तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस यौगिक पर, जिस यौगिक का वो अणु आपका है। तो किसी अणु का निर्माण दो या दो से उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है ना? कोई भी जो अणु बन रहा है वो परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है, और उन परमाणुओं के बीच बन रहे हैं बंध। ठीक है ना? अब ये बंध क्या है? बंध आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? बंध बनते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनों के कारण, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान करेगा। ठीक है ना? या क्या करेंगे? एक आपके अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के बंध बनेंगे, और उन बंधों के बनने से ही अणु का निर्माण होगा। ठीक है ना? अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है। तत्वों को क्यों कहा गया है कि उसको छोड़ करके? क्योंकि तत्वों की सूक्ष्मतम इकाई आपका क्या है? परमाणु है। समझ रहे हैं ना? अणु तो आपने तत्व के केस में भी देखा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के लिए बोले कि उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वो तो परमाणु ही होगा उसका, है ना? क्योंकि वो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसके अलावा जो भी पदार्थ है, यौगिक है, मिश्रण है, उसमें जो उसकी सूक्ष्मतम इकाई होगी वो क्या होगी? वो अणु होगी, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु को आपने बोला ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसको क्या करना है? ये किसी ना किसी से जुड़ेगा, अभिक्रिया करेगा, और फिर अणु का निर्माण करेगा। लेकिन अणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, और ये रह सकता है, समझ रहे हैं? स्वतंत्र मुक्त अवस्था में यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि H2O अणु जल के संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अब मैं बोलूं, ये एक ग्लास आपका पानी है, सारे अणु किसके हैं? H2O के हैं। उनमें से मैं कोई एक अणु ले लूं, उस एक अणु में उस पूरे ग्लास के सारे गुण होंगे। पूरे ग्लास का मतलब क्या है? जितना भी जल होता है उसके सारे गुण उस एक अणु में होंगे। सारे गुण का मतलब कैसे वो रिएक्ट करता है, क्या क्या चीजें उसमें है, रासायनिक गुण हो गए, उसके भौतिक गुण हो गए। तो उस एक मॉलिक्यूल में उस सारे यौगिक के, जितना भी वो यौगिक है, उसके सारे गुणधर्म उसमें पाए जाएंगे। ठीक है ना? किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। किसी भी अणु का जो निर्माण होगा वो आवश्यक नहीं है कि उसमें अलग अलग परमाणु ही होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था H2O2, ये भी आपके अणु हैं, और इनमें आप देखेंगे अलग अलग हैं ये। इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। समझ रहे हैं? तो सेम टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ हो सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ हो सकता है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? अणु जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर के बना हुआ हो सकता है, और वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है बस कि जो आपके परमाणु हैं उनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, बंध बन रहे हैं, बंध स्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण से परमाणु का आपका निर्माण जिसके कारण से अणु का आपका निर्माण हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोला? परमाणुओं के बीच बंध बन रहे हैं, चाहे वो सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, उनके बीच बंध बनने के बाद अणु बन रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन में हमने थोड़ा परमाणु पर बात की, अणु एक नया टॉपिक हमारे सामने निकल कर आया है। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।